नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यूपी के गाजीपुर में मंगलवार को गंगा में उतरता हुआ लड़की का बॉक्स दिखाई दिया है। कांदीवली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार हुए हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। – 2020 में कोरोना महामारी आने से बहुत कुछ बदल गया है। कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन क्लासेस, डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल अचानक बढ़ गया है। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर और प्लेटफॉर्म पर अपने गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा है। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना। दरअसल ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। आईटी मंत्रालय की ओर जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ा। सरकार की ओर से जारी किए गए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। यानी ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। यूपी के गाजीपुर में मंगलवार को गंगा में उतरता हुआ लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। नदी किनारे रह रहे एक नाविक ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची मिली। बॉक्स में मां दुर्गा की फोटो के साथ कई देवी देवताओं के फोटो लग रहे थे। इसमें एक जन्म कुंडली भी मिली है। बच्ची की पुलिस आशा ज्योति केंद्र ले गई है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट का है। यही रहने वाले गुल्लू चौधरी महला है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम उन्हें नदी के किनारे लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें से रोने की आवाज आ रही थी। मला को देख घाट पर मौजूद कुछ और लोग भी जुट गए। लोगों ने बॉक्स खोला तो दंग रह गए। इसमें बच्ची चुनरी में लिपटी मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवजात बच्ची का चिल्ड्रन होम में रखकर पालन पोषण करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने जिलाधिकारी बाजीपुर में आदेश दिया कि नवजात बच्ची को चिल्ड्रन होम में रखा जाए और सरकारी खर्चे पर उसका पालन पोषण हो। साथ ही जिस नाविक ने उस बच्ची की जान बचाई थी उसे भी सरकारी आवास समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कांदीवली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार हुए हैं। उनमें आरोप है कि कुछ लोग मुंबई के हैं, प्रतिष्ठित अस्पताल के कर्मचारी बनकर आए और उनके नकली कोविड-19 इंजेक्शन लगा दिया। सोसाइटी के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीके लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को बुखार या थकान के लक्षण नहीं दिखे तो उन्हें शक हुआ। सोसाइटी में रहने वाले हितेश पलेट ने कहा कि 30 मई को हिरनबादी हाउसिंग सोसाइटी परिसर में 390 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। हर डोज के लिए 1260 रुपए लिए गए। सोसाइटी की ओर से कुल 4,91,400 रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि राजेश पांडे नाम के एक व्यक्ति ने खुद को कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल का प्रतिनिधि बताते हुए सोसाइटी कमेटी के सदस्यों से संपर्क किया था। इस अभियान का संचालन संजय गुप्ता ने किया, जबकि महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने सोसाइटी के सदस्यों से पैसा लिया था। पाटिल ने आगे बताया कि टीका लगने के बाद हमारे मोबाइल पर किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके अलावा टीका लगवाने के दौरान हमें सेल्फी या फोटो खींचने की अनुमति नहीं दी गई है।
गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले में सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलती को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबैर, राना अयूब दवायर, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। यानी ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। इससे पहले ट्विटर ने मंगलवार को बताया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट कर रहे हैं। इसके डिटेल्स द्वारा ट्विटर जल्द ही केंद्र सरकार के साथ साझा करेगी। दो 2020 में कोरोना महामारी आने से बहुत कुछ बदल गया। कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन क्लासेस, डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल अचानक बढ़ गया है। लोगों को ज़्यादा तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत महसूस होने लगी है। टेलीकॉम कंपनियों ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की इस तलब को बांप लिया है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीने से 5G से जुड़ी नौकरियां तेज़ी से बढ़ रही है। डेटा एनालिस्ट कंपनी ग्लोबल डेटा के मुताबिक भारत में 5G से जुड़ी वैक्सीन अक्टूबर-दिसंबर 2020 के मुकाबले जनवरी-मार्च 2021 में दोगुना हो गई है। इस फर्म में बिजनेस फंडामेंटल एनालिस्ट अजय थलूरी की कहना है कि आने वाले कुछ सालों में भी क्योंकि 5G को उनके कई सेक्टर प्रभावित होंगे, भारत में देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन में यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,07,710 संक्रमित ठीक हुए और 2,539 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 की कमी हो गई है। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,587 की गिरावट दर्ज की गई है। 1 जून को देश में 18,90,949 संक्रमितों का इलाज चल रहा था। अब यह आंकड़ा 8,60,362 तक पहुंच गया है। देश के 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो है लेकिन छूट भी है। इनमें बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अमेरिका ने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज लगाई। भारत अब तक 25 करोड़ डोज लगा चुका है। इसके बाद ब्राजील का नाम आता है। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में ढेर हो गया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम उजैर अशरफ डार है। उसके पास से एक पिस्टल, एक गोला बारूद की मैगजीन, 6 राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इलाके में फिलहाल 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में नौगांव में मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले हैं।
इसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसके दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें पहले 12 जून को बारामुल्ला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया था। सोपोर में आतंकियों की ओर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 2 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का हाथ था। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। मार्च में भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की थी। यह हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके लवेपोरा में किया गया था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। दुनिया में कोरोना के मामले अब कुछ हद तक कम होने लगे हैं। मंगलवार को दुनिया में 3,67,158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन दौरान 8,808 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। राहत की बात यह रही कि मंगलवार को 4,57,825 लोगों ने कोरोना को मात दी। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो दुनिया में रोजाना केसों में 55% की गिरावट आई है। 1 मई को दुनिया में 8,14,402 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा में बीते दिन 4.47 लाख की गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में सामने आए हैं। यह मंगलवार को 88,952 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद भारत में 62,226, अर्जेंटीना में 27,260, कोलंबिया में 24,452 और रूस में 14,185 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार को सबसे ज्यादा मौतों में ब्राजील में भी हुई है। बीते दिन यहां 2,760 लोगों को संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी। इसके बाद बात करें तो भारत में 1,470, कोलंबिया में 555, अर्जेंटीना में 586 और रूस में 339 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अलावा अमेरिका में भी 353 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर काबू आने के बाद चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग 48% तक घटा दी है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जब किसी में बीमारी भी लक्षण ही नहीं है तो जबरदस्ती कैसे टेस्ट करें। लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार ये गलत है। राजधानी जयपुर में हर दिन औसतन 6,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। पहले यह जांच 14,000 के करीब थी। स्वास्थ्य विभाग के सैंपल केंद्रों पर पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही है। 1-2 लोग की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। WHO और एक्सपर्ट ने यह सलाह दी है कि पहली लहर में संक्रमितों ने सरकारों ने कोरोना रोगी कम होने पर टेस्ट कम कर दी है। इस वजह से दूसरी लहर का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। अगर तीसरी लहर को रोकना है तो टेस्ट कम नहीं करने चाहिए। इस बीच सामने आया कि कुल क्षमता में 52% टेस्ट करने में भी विभाग के पसीने छूट रहे हैं। विभाग जयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जगह मोबाइल वैन लगाकर भी रैंडम सैंपलिंग करवा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी टीम वापस उतार दी है।
जयपुर में जटावाली रिको एरिया में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में सुबह 3 बजे आग लग गई। आग लगने पर चारों ओर भगदड़ मच गई। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। चोमू से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। ग्रामीणों की मदद से 4 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। सामोद पुलिस भी मौके पर पहुंची। जटावाली के महादेव नगर रिको एरिया में जेके सेल्स प्लाईवुड फैक्ट्री है। फैक्ट्री में लगे बॉयलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। पास में पड़ी लकड़ियों में आग लग गई। आग लगने के दौरान फैक्ट्री के 8 मजदूर सो रहे थे। आग की लपटों में देखकर मजदूर भाग गए। मजदूर बाहर निकलकर भागे। मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक प्रदीप खांडेलाल को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की भी सूचना दी गई। आग की सूचना पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सामोद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग को बुझाने के लिए 3 गाड़ियों ने कई चक्कर लगाए। फैक्ट्री में मजदूर रात को दूसरे कमरे से सो रहे थे। फैक्ट्री में गिली लकड़ियों को सुखाने के कार्य किया जाता है। बड़े पायलर और लकड़ियों को डाला जाता है। इसके ऊपर फैन लगा हुआ होता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही सरकार ने अब अधिकांश गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दिया है। आज से जयपुर सहित सभी जिलों में मॉल, स्मारक, संग्रहालय, रेस्टोरेंट, जिम, खेलकूद के लिए स्टेडियम भी लोगों के लिए चहलकदमी शुरू हो जाएंगी। जयपुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल गौरव टावर आज लगभग 2 माह से ज्यादा समय बाद खुला। व्यापारी सुबह 9 बजे पहुंचे और 2 माह से बंद पड़ी दुकानों को संभाला और वहां साफ सफाई की। मॉल खुलने को लेकर व्यापारियों में खुशी भी थी, लेकिन समय की पाबंदी से कुछ व्यापारी नाखुश नजर आ रहे थे। सरकार के सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मॉल खोलने वाले फैसले पर व्यापारियों का कहना है कि अक्सर लोग शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच ही मॉल में आना पसंद करते हैं। शनिवार, रविवार, वीकेंड छुट्टी पर लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ऐसे में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रविवार को लॉकडाउन लगने से व्यापार में नुकसान ही है। गौरव टावर के व्यापारी नरेशन पितवानी ने बताया कि 2 महीने से मॉल बंद होने के कारण दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी और मॉल के रखरखाव देखने से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। एक ही दिन में 78,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन और 51% लोगों तक पहला डोज पहुंचकर देश में दूसरे नंबर पर काबिज। इंदौर लगातार टीकाकरण की गति को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अब औद्योगिक क्षेत्र के लिए वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही निजी गार्डों को भी विशेष कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून के 15 दिन में ही इंदौर ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया है। इसके पहला अप्रैल और मई में 4-4 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया था। प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसी के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि 27 जून तक एजेंसी के तहत कार्यरत सभी सुरक्षा गार्ड्स और उनके परिजनों को 100% टीका लग जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। यदि वे कोविड पॉजिटिव होते हैं तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा अधिक मात्रा में बढ़ सकता है। इसलिए सभी सुरक्षा गार्ड एवं उनके परिजन जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनका वैक्सीनेशन हो जाए। यदि कोई सुरक्षा गार्ड 27 जून के बाद बिना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के काम कर रहा है तो गार्ड एवं एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी सरकार ने प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद बुधवार सुबह भोपाल के सभी शॉपिंग मॉल, जिम व रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। 65 दिन से बंद रहे शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए सुबह से ही ग्राहक पहुंचे। जिम भी खुले, यहां युवा वर्कआउट करने हुए नजर आए। रेस्टोरेंट में अब तक टेक अवे ही चल रहा था, लेकिन इनमें अब बैठकर भी लोग खा पी सकेंगे। इसलिए सुबह सफाई के बाद रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए खोल दिया गया। डीवी मॉल में सुबह 10:30 बजे से ग्राहक पहुंचने लगे। सभी शॉप पर पहले सफाई का दौर चला, फिर पूजा पाठ की गई। मुख्य गेट पर भी सामूहिक पूजा की गई। दोपहर 12 बजे तक सभी शॉप में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही। शॉपिंग संचालक राजेश कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल से शॉप बंद था, 65 दिन के बाद आज खुली है, ग्राहक आ रहे हैं। आकाश वानखेड़े ने बताया कि पूजा पाठ करने के बाद ग्राहकी शुरू हो गई है। जिम ट्रेनर विजय सिंह ने बताया कि जिम खुल गई है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंगलवार देर रात छूट संबंधित आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार बुधवार से राजधानी रात 10 बजे से अनलॉक होगी। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान बुधवार को कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। चाचा से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की हमेशा कोशिश की है। चाचा बोलते हो पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। बागी चाचा पशुपति कुमार पारस, चचेरे भाई प्रिंस राज समेत बगावत करने वाले सभी 5 संसदों के खिलाफ आर पार की लड़ाई रखने का मूड है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संसदीय दल का नेता कौन होगा, यह पार्टी तय करती है। संसदीय दल का नेता बनाए जाने पर पुनर्विचार किया जाए। बता दें कि पशुपति पारस ने सोमवार को 5 संसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है। उधर चिराग समर्थकों ने बुधवार को पशुपति कुमार पारस के सरकारी आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं चिराग के सरकारी आवास के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। यह दावा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांदी ने बुधवार को किया है। पांदी ने एका आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए। उन्होंने दावा किया है कि यह जवाब विकास पाटनी नाम के व्यक्ति के आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। बछड़े के सीरम का उपयोग वेरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल को वैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। पांदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम शामिल है। यह बहुत बुरा है। इस जानकारी को पहले ही लोगों को बताया जाना चाहिए था। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसर्चर पेपर में भी ये बात बताई गई थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात पशु के ब्लड का सीरम उपयोग किया जाता है। इससे पहले बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा है। तो आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।